Honorable members, yesterday the discussion on the working of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change was completed. As indicated in today's revised list of business, the Honorable Minister will reply to the discussion today. Normally, as per the convention, once the discussion is concluded, no further interventions are permitted and the Honorable Minister proceeds to make the reply. However, the essence of democracy lies in discussion, dialogue and debate. It has always been my endeavor to ensure that as many members as possible get an opportunity to participate in the deliberations of this House and that both sides listen to each other. In that spirit, I am on this occasion permitting the request received from the Chief Whip of Indian National Congress Party as a special case to allow Sriman Neeraj Dangiji to participate in the discussion as the last speaker. Thereafter, the Honorable Minister will commence his reply. This is no discrimination. See, it is only a democracy. Yes, thank you. Symbolic, I am requesting. Thank you, Chairman, sir. These proceedings cannot be quoted by anyone. This is only symbolic, so that opposition should participate. But hereafter, I am not going to allow for anyone. Sir, don't say like that, sir. Don't say like that, sir. Next time you may need it. No, I am not considering to all the members. I am considering to both sides. In democracy, you have to understand. In democracy, both the sides are important, and I am giving an opportunity to the opposition as a symbolic, nothing else. This is not. I am not for any discrimination. Please try to understand. Now, Neeraj ji, please. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद. मुझे पर्यावरण, वन और प्लीज लिसन टू हिम, प्लीज लिसन टू हिम, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है. सभापति महोदय, मैं आज सिर्फ न सिर्फ आंकड़ों की बात यहां रखूंगा, बल्कि उन लाखों लोगों की पीड़ा भी व्यक्त करना चाहूंगा जिनकी सांसें प्रदूषित हवा में सिसक रही हैं, जिनके जंगल कट रहे हैं और जिनका भविष्य जलवायु परिवर्तन की आग में झुलस रहा है. भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विकास की मांगों और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने के अंदर बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. मुख्य चुनौतियों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जंगलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, आदिवासियों के अधिकारों को धीरे लागू करना और जंगल की आग समेत क्लाइमेट चेंज जो है इसमें बढ़ता हुआ खतरा जो है, वो तमाम चीजें शामिल हैं जिनका सामना इस मंत्रालय को करना पड़ रहा है. मैं राजस्थान से आता हूं, इसलिए मैं अपनी बात की शुरुआत अरावली से करना चाहूंगा, क्योंकि जो कहानी अरावली की है वही कहानी इस मंत्रालय की भी है. अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, 2 अरब साल पुरानी, 670 किलोमीटर लंबी, गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक. अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है सभापति महोदय, थार रेगिस्तान और हिंदुस्तान के उपजाऊ मैदानों के बीच में खड़ी वो दीवार है जो वो अरावली है जो रेगिस्तान को रोकती है, जो मानसून को रोक करके बारिश करती है, जो चट्टानों को, जिसकी चट्टानें उस पानी को जो है भूजल के लिए उतारती है. और अरावली कटी तो पूर्वी राजस्थान में बारिश नहीं होगी, बारिश कम होगी, खेती खत्म हो जाएगी, भूजल नीचे जाएगा और धूल भरी आंधियां राजस्थान से दिल्ली की ओर कूच करेंगी और थार जो है वो पूर्व की ओर बढ़ेगा. ऐसे में पहले ही दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा, उस पर भी मैं आऊंगा. और इस तरह से अगर ये अरावली हटती है तो वो आंधियां जो धूल भरी वो दिल्ली तक आएंगी, तो क्या हालात दिल्ली के होंगे ये सोचने की जरूरत है. 2018 में सरकार की अपनी ही कमेटी ने पाया था कि 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां जो है वो गायब हो चुकी है. कैसे गायब हुई हैं? अवैध खनन से दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं मैं उस पर और प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा. अरावली के साथ सरकार ने क्या किया उस पर मैं आना चाहूंगा. सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024
में निर्देश दिया था कि अरावली की एक समान परिभाषा बने। जरूरी था। हरियाणा राजस्थान में तो परिभाषा है ही नहीं है। वहां जो है खनन, अवैध खनन ने खुलेआम पहाड़ियों को खत्म कर दिया है। एक कमेटी बनी और पर्यावरण सचिव की अगुवाई में बनी। इस कमेटी में एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि थे। एफएसआई के पास पहले से परिभाषा थी 2010 में, सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पर बनाई गई थी, ढलान पर आधारित। पूरी श्रृंखला को, छोटी बड़ी सभी पहाड़ियों को एक इकाई मानकर संरक्षित करने की बात करती थी ये कमेटी, पर कमेटी ने एफएसआई की परिभाषा छोड़ दी। और इस कमेटी ने क्या सिफारिश करी कि जो लैंडफॉर्म 100 मीटर या 100 मीटर से अधिक है वही अरावली है, बाकी जो है वो अरावली नहीं है। ऐसे में स्वतंत्र रूप से खनन का कार्य किया जा सकता है, कोई संरक्षण नहीं है। सभापति जी, एफएसआई ने राजस्थान में 12,081 पहाड़ी संरचनाएं जो है वो मैप की थी। इनमें से केवल 1,048 यानी 8.7% पहाड़ जो है वो 100 मीटर से ऊपर है और बाकी के 90% से ज्यादा वो परिभाषा से बाहर आ जाते हैं। मतलब खनन के लिए वो स्वतंत्र है, कुछ भी किया जा सकता है। और असली बात क्या है, परिभाषा बनी कैसे? अभी 10 दिन पूर्व ही 24 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एमिकस क्यूरी ने, के परमेश्वर ने जो बताया वो सदन को भी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण सचिव की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी उसमें एफएसआई की रिपोर्ट को पूरी तरीके से दबा दिया। एफएसआई के महानिदेशक ने 7 अक्टूबर 2025 को ईमेल भेजा था जिसमें 100 मीटर की इस परिभाषा को के प्रति उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। इससे पहले 22 सितंबर को एफएसआई ने मंत्रालय को एक विस्तृत अध्ययन भेजा था जिसमें कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों के बारे में पारिस्थितिक महत्व को भी दर्शाया था और यह भी कहा था कि ये पहाड़ियां जो है, ये छोटी पहाड़ियां, ये भी आंधियों को रोकने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। एमिकस ने बताया कि इन पहाड़ियों की जो घाटियां हैं वो प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर भूजल को रिचार्ज करने की क्षमता ये पहाड़ियां रखती हैं। ऐसे में सभापति महोदय जी, ये यहीं खत्म नहीं हुआ। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष सिद्धांत दास ने 14 अक्टूबर को पत्र लिखा कि कमेटी की रिपोर्ट उनके सामने रखी ही नहीं गई है और उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी। इस मंत्रालय के हलफनामे में यह भी लिखा था कि सीईसी के विचार हैं, थे किसके, एक सदस्य के, और जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी वो बिना हस्ताक्षर और बिना तारीख के दी गई थी। सभापति जी जरा सोचिए, देश का पर्यावरण मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और मंत्रालय अपनी ही संस्था एफएसआई की राय को दबा देता है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की राय गलत तरीके से पेश होती है, बिना हस्ताक्षर के रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जो है पेश कर दी जाती है। किसके लिए? क्या खनन माफियों के लिए या रियल एस्टेट के लिए? किसे फायदा पहुंचाने की सोच थी, इसका भी खुलासा होना चाहिए। अरावली में सिलिका है, क्वार्ट्ज है, चूना पत्थर है और यहां खनिज है और इसे इस पहाड़ी को सरकार जो है मिटाने को तैयार है। राजस्थान में अरावली के केंद्र सरकार के इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ और जगह जगह आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और इन तमाम जनता के आक्रोश को देखते हुए सरकार को पीछे हटना पड़ा, झुकना पड़ा। राजस्थान में आपकी विशेष एक सहानुभूति मंत्री महोदय होनी चाहिए। राजस्थान के प्रति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि शायद विशेष ध्यान कुछ विशेष लोगों के लिए दिया जा रहा है। अच्छी बात यह कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की पीठ ने दिसंबर में स्वतः संज्ञान लिया और 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी। नई विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई, लेकिन सवाल तो रहता है कि अगर जनता ने विरोध नहीं किया होता, अगर एमिकस ने सच सामने नहीं रखा होता तो क्या होता? राजस्थान में एक कहावत है, पहाड़ काट कर खाई भरोगे तो खाई कहां जाएगी? ये विचार करने की बात है मंत्रालय द्वारा। इतना ही नहीं, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पर भी एक मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत अत्यधिक
जो है चिंता वन एवं पर्यावरण को लेकर व्यक्त की है और उन्होंने अपने लेख में पूरी तरीके से सामने रखा है कि निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है सरकार द्वारा किए गए उन तमाम गलत कार्यों में सबसे अग्रणी है और 72,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट आइलैंड के आदिवासी समुदाय की वजूद को खतरे में डालता है, दुनिया के सबसे अनोखे पौधों और जानवरों के इकोसिस्टम्स को भी खतरे में डालता है और इसे कुदरत के लिए ज्यादा कमजोर बना देता है। फिर भी इसे बिना सोचे समझे आगे बढ़ाया गया और सभी कानूनों और सभी प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को मंजूरी प्रदान की गई। ग्रेटर निकोबार आइलैंड 2 आदिवासी समुदायों का घर है, जिसमें इंडिजिनस कम्युनिटीज, जिसमें निकोबारीज और शैम्पेन जनजाति जो है खास तौर से बहुत ही असुरक्षित और कमजोर आदिवासी समूह है, हाईली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। निकोबारीज जनजाति के पूर्वजों के पुश्तैनी गांव इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावित जमीनी इलाके में आते हैं। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान इन समुदायों को विस्थापित होना पड़ा था, इन्हें अन्यत्र स्थापित किया गया था, इनको अपने गांवों को खाली करना पड़ा और यह प्रोजेक्ट इस समुदाय को हमेशा के लिए हटा देगा, जिससे यह अपने पुश्तैनी गांवों में लौटने का इनका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि शोम्पेन लोगों के सामने और भी बड़ा खतरा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से नोटिफाई की गई आइलैंड की शोम्पेन पॉलिसी के मुताबिक बड़े डेवलपमेंट प्रपोजल पर विचार करते समय अधिकारियों को जो है ट्राइब की भलाई और एकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बजाय इस प्रोजेक्ट को शोम्पेन ट्राइबल रिजर्व के एक बड़े हिस्से को डीनोटिफाई करता है। यह प्रोजेक्ट उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नष्ट करता है जहां शोम्पेन रहते हैं और आइलैंड पर बड़ी संख्या में लोगों का और टूरिस्ट का जो आवाजाही का मामला बढ़ेगा। आखिरकार शोम्पेन और अपनी पूर्वजों की जमीन से सदैव के लिए कट जाएंगे और सामाजिक और आर्थिक जिंदगी जीने के लिए भी उनका मुश्किल हो जाएगा। फिर सरकार क्यों इस जिद पर अड़ी है? एक और आदरणीय सोनिया गांधी जी अति चिंतित हैं और वो चाहती हैं कि इन असुरक्षित और कमजोर समुदायों को जो है बचाया जाना चाहिए, उसके लिए वो कटिबद्ध हैं। दूसरी ओर सरकार जो है इन समुदायों को संरक्षित करने की बजाय इन्हें खत्म करने पर उतारू है। मैं कहना चाहूंगा कि अरावली और निकोबार की ही हालत ऐसी नहीं है। यहां जब वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वहां पर भी यही परिस्थितियां हैं। जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने एक शब्द सुना होगा PM 2.5। व्हाट दिस PM 2.5 एग्जैक्टली इज? Particulate matter 2.5. It is basically an impurity which is present in the atmosphere and that goes into the lungs and respiratory system to the bloodstream and that causes to several respiratory diseases and other diseases. और इतना ही नहीं, लोग मर रहे हैं उससे। तो मैं कहना चाहूंगा कि लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में दिसंबर 2024 में जो प्रकाशित अध्ययन के अनुसार PM 2.5 में हर 10 माइक्रोग्राम की वृद्धि जो है वो मृत्यु दर में 8.6% की वृद्धि करती है। 2025 लैंसेट काउंटडाउन के अनुसार भारत में हर साल 17.2 लाख जो है लोग PM 2.5 से मर रहे हैं। ऐसे में ये 2010 से 38% अधिक है। दुनिया भर की वायु प्रदूषित मौतों में भारत का जो प्रतिशत है वो हिस्सा 70%। बाकी देश के सारे देश जो हैं वो बाकी वर्ल्ड के सारे देश जो है वो बाकी के 30% हिस्से में हैं। आर्थिक लागत 30 करोड़ रुपए, GDP का 9.5%। इसी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने लैंसेट के निष्कर्षों का समर्थन किया था, जो 2017 में 12.4 लाख मौतें वायु प्रदूषण से, कुल मौतों का 12.5% हिस्सा। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय संसद में बार बार कहता है 2024 में, 2025 में, 2026 में कि ये मौतें निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की जा सकती हैं। आप समझ सकते हैं सभापति महोदय, जो सरकार अपने लोगों की मौतें गिनने से इनकार करे उनसे किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है। ये आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं। पिछले हफ्ते में अभी
फिनलैंड के एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा एनालाइज किए गए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी का पिछले सर्दियों में अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के डेटा का जो विश्लेषण किया गया था, उसमें 238 भारतीय शहरों में से 204 में औसत PM 2.5 का लेवल भारतीय स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा दर्ज किया गया है। 238 में से एक भी शहर WHO की सुरक्षित सीमा के भीतर नहीं है। 204 शहर भारत के अपने मानक से ऊपर हैं, जो मानक 2009 में बने, 17 साल पहले। WHO से 8 गुना कमजोर। CREA के अनुसार गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर था, जहां औसत PM 2.5 कंसंट्रेशन 172 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब था। इसके बाद नोएडा 166, दिल्ली 166 का जो नंबर है, 163 का नंबर तीसरे पे। एनालिसिस के अनुसार ग्रेटर नोएडा चौथा सबसे प्रदूषित, सबसे पॉल्यूटेड शहर। इसके बाद बहादुरगढ़, धारूहेड़ा, गुरुग्राम, भिवाड़ी, चरखी दादरी और बागपत थे। राजस्थान में 34 में से 33 शहर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से ऊपर। भिवाड़ी देश के 10 प्रदूषित शहरों में और राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, सब कुछ, सारे प्रमुख शहर जहां बच्चे राजस्थान में खुली हवा में खेलते हैं, वहां PM 2.5 की सांस ले रहे हैं। अभी हाल ही में राज्यसभा के सांसद अजय माकन जी द्वारा भी एक डेटा आधारित एनालिसिस सर्वे दिल्ली में किया गया था। उसमें 17 मॉनिटरिंग स्टेशंस तय किए गए थे, जिसमें आवरली बेसिस पे PM 2.5 के डेटा को मॉनिटर किया गया था और 2 दिनों के 24 घंटे की अवधि की तुलना की गई थी, जिसमें उन्होंने एक दिन होली का चुना, जो छुट्टी का दिन था, और एक सामान्य दिन चुना 3 मार्च और 4 मार्च, सवेरे 7 बजे से लेकर के दूसरे दिन 7 बजे तक, और होली के दिन सवेरे मार्च 4 को सवेरे 7 बजे से लेकर अगले दिन 7 बजे तक। और यह पाया गया कि सभी 17 स्टेशंस पर PM 2.5 में गिरावट आई। चौंकाने वाले डेटा सामने आए। तो और शहर का जो औसत था 134 से 89 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब हुआ, जो -34% रहा। आनंद विहार में -50%, अशोक विहार में -48% और मुंडका में -43%। और इससे यह पता लगता है कि सरकार अगर चाहे तो दिल्ली रहने लायक हो सकता है। वाहन और निर्माण कार्य की धूल, ये दोनों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दिल्ली की आज ये परिस्थितियां बनी हुई है कि हम लोग सांस लेने में भी जो है दिक्कत महसूस कर रहे हैं। ऐसे में एयर पॉल्यूशन का जो जवाब होना चाहिए था, वो होना चाहिए था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, जो 2019 में शुरू हुआ। 2024 तक 20 से 30% लक्ष्य की कमी हुई, और नहीं हुई तो बढ़ा करके 40% 2025-26 तक। 130 में से 23 शहरों में 40% हासिल किया, लेकिन 96 शहर NCAP शहरों में से 84 में PM 2.5 आज भी मानक से ऊपर है। 13,400 करोड़ से ज्यादा जारी हुए और 68% सड़क धोने में खर्च हो गए। उद्योग पर 1% से कम। 40 शहरों में पता ही नहीं प्रदूषण कहां से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, NCAP का अपना पैमाना PM 10 पर रखता है, PM 2.5 पर नहीं, जो फेफड़ों में घुसता है, खून में जाता है और मार देता है। PM 10 पर अच्छे नंबर दिखाना आसान है, और वही तरीका फिर से असली आंकड़ा छुपाओ और सिर्फ जो है नंबर दिखाए जाएं। इस मंत्रालय का बजट 2025-26 में 4,413 करोड़ था, लेकिन 24-25 में जो है 4,056 करोड़ में से खर्च मात्र जो है 2,685 करोड़ खर्च हुआ। पारिस्थितिकी और पर्यावरण मद में 1,388 करोड़ में से खर्च सिर्फ 549 करोड़ खर्च हुआ। पूर्वोत्तर के लिए 181 करोड़ का प्रावधान जो और खर्च जो है उसमें से शून्य हुआ। मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को देखने की आवश्यकता है। यही परिस्थिति जो है, अगर हम वायु प्रदूषण नियंत्रण की करें तो वहां भी परिस्थितियां बहुत ही गंभीर हो रही हैं। ऐसे में जहां हम लोग बात करते हैं कि
जलवायु संकट की तो बात करें तो जलवायु संकट भी मानव सभ्यता के लिए अस्तित्व का एक संकट बना हुआ है, जो संकट सामने आ रहा है। क्लाइमेट चेंज की चेतावनी जो है वो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज लगातार वो चेतावनी दे रहा है, और यदि तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर नहीं रोका गया तो इसका गंभीर प्रभाव जो है आने वाले वक्त में कृषि पर, जल संसाधन पर, स्वास्थ्य और आजीविका पर भी पड़ेगा। इसलिए सरकार को, मंत्रालय को इसमें कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जहां हम लोग बात करते हैं भारत में, इसका प्रभाव जो है बुजुर्गों पर, खास तौर से 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के ऊपर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वृद्धावस्था में कम हो जाती है, तापमान बिगड़ जाता है और पुरानी बीमारियां वो ज्यादा होती हैं। ऐसे में कई तरह की बीमारियां, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक और तीव्र गुर्दे की जो क्षति है वो भी बहुत ज्यादा सामने आ रही है। आजकल देखने को मिल रहा है कि परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं। ऐसे में हम लोग अगर देखेंगे कि जलवायु आपदाएं जो हैं वो भी लगातार पिछले वर्ष अत्यधिक बढ़ी है, चाहे राजस्थान है, ग्लोबल वार्मिंग देख लीजिए, या लंबी हीट वेव जो पूरे साल चली राजस्थान में देखने को मिली, पंजाब में जो है उसमें भी बाढ़ के हालात बने, विजयवाड़ा सिटी में भी भारी बारिश की परिस्थितियां बनी, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमाम हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के अंदर हालात पिछले साल बड़े गंभीर रहे। हम बात करते हैं वनों की, बात भी हम लोग करेंगे। वन भी जो है विनाश की एक कड़वी सच्चाई है। सरकार गर्व करती है कि वन कवर 25.17% हो गया है, लेकिन मंत्री जी ने स्वयं संसद में कबूल किया था कि 2023 तक 1,73,396 हेक्टेयर वन जो है जमीन विकास के नाम पर जो है वनों को काट दिया गया। प्रकृति, जंगल कार्बन सोखने में 40 गुना माहिर होते हैं, लेकिन सरकार जो है इन्हें काटकर प्लांटेशन, मैं कंक्लूड करूंगा सर, अर्लीस्ट, इसमें जो है तमगा ये लगा दिया जाता है कि वन संरक्षण नहीं है, इनफैक्ट ये एक धोखा है। और एक पेड़ मां के नाम, उसमें 102 करोड़ पेड़ तो लगे, लेकिन जिंदा कितने हैं ये भी जानने की जरूरत है। कोई ऑडिट नहीं है उसकी। सभापति महोदय, जंगल कट रहे हैं और हम मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। मैं कंक्लूड करूंगा अध्यक्ष महोदय, अंत में कहना चाहूंगा, पीएम 56 इंच को पीएम 2.5 की सच्चाई नजर नहीं आ रही है। यह सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। कुल मिलाकर के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को अपनी कार्यशैली को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता है, जो देश के प्रति सकारात्मक जो रहे और सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ करने की जरूरत है। इस मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय नीरज डांगी जी।